हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। इस ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमारा चैप्टर 4 है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 इसमें हम स्पेशली 3-4 थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो हम सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी की सीरीज़ स्पेशली एनसीईआरटी के पर्पज़ से डिज़ाइन की, 11th एनसीईआरटी। वो माना जाता है कि 11th की एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ ली, उसका यूपीएससी या पीसीएस में ये मान लीजिए उसकी ज्योग्राफी 80% सही होगी, बेसिक्स उसके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये है कि जो हमारे बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो मैंने कहा, पहला चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ये वाला चैप्टर है हमारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसमें हमारा सीधा सा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहाँ से अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो ये कह रहा है कि हमारे जो ओशन है, कॉन्टिनेंट है हमारी अर्थ पे, वो कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इस लाइन में वही समझाया है कि हमने जो पहले पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने क्या पढ़ा कि अर्थ का जो इंटीरियर होता है, एक मिनट, अर्थ का जो इंटीरियर होता है, तो हमने पूरा इंटीरियर के बारे में पढ़ा। क्रस्ट क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, फिर उसके बाद अपर कोर क्या होता है या आउटर कोर क्या होता है या इनर कोर क्या होता है, ये सारा पढ़ा। फिर एक ज़बरदस्त लाइन लिख रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, यू नो दैट कॉन्टिनेंट कवर 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये लाइन बहुत कितना ज़बरदस्त है। कौन सी? 29% वाली। ये लाइन क्या कह रहा है कि 29% मेरे क्या जितने भी कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया, अफ्रीका, जितने भी कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मेरे अर्थ के 29% कवर करते हैं। तो यहाँ से ये पीटी का सीधा सा क्वेश्चन है, कितना फिक्स लिखा है 29%। पीसीएस वगैरह में तो यहाँ से सीधा सा उठा के पूछ लेगा। और बाकी कह रहा है बाकी जितनी भी एरिया है वो हमारी ओशनिक वाटर से कवर है। ये सारी बात यहाँ पे कहने की बात कर रहा है। इसी एरिया को हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 29% का, वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन एक हम जो अभी करंट सरफेस है हमारी अर्थ की, उसको देखने को मिलता है। उसी थ्योरी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने के लिए यहाँ से समझो कि ये सारा वही कह रहा है कि मोर ऑफ इट इज नाउ वी एक्सेप्टेड, हमने ये एक्सेप्ट किया है कि ओशन कॉन्टिनेंट किसी टाइम पे कंटिन्यू थे, धीरे धीरे क्या है उनकी पोजीशन समय समय पे चेंज होती गई। वो हमें आज के जो ओशन और कॉन्टिनेंट रखते किसी लाखों साल पहले उनका नेचर बिल्कुल अलग था। उसी को उसने बताया किससे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले एक मैप से समझो। ये मैप, ये समझो कि इस मैप से एक चीज समझ में आ रही है मेरे कि किसी टाइम पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर मैं बात करूं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, तो किसी टाइम पे मेरी जो अर्थ थी, वो अर्थ मेरी जो पेंजिया लिखा है, पेंजिया ये वाला एरिया, जितना पेंजिया ये वाला एरिया मेरा था, ये पूरा पेंजिया वाला, और ये जो एरिया था पेंथालासा, पेंथालासा, पेंथालासा बोलते, कोई पेंथालासा बोलता है। तो ये एरिया ऐसा था। ये धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो मेरा करंट की अर्थ है, जो आज मेरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, जो भी मैं कॉन्टिनेंट देखता हूँ, तो मार्केट में मैं कौन सा लाता हूँ, कौन सा, अगर ए बी सी डी, अगर आप मार्केट जाएंगे तो आप कौन सा मैप खरीदते हैं? आप ये वाला मैप खरीदते हैं। तो जो आज का जो हमें देख रहे हैं बर्ड की अर्थ की शेप, वो किसी हजारों लाखों साल पहले कैसी थी? अगर मैं बात करूं तो ये मेरी, अगर ये वाली 100 मिलियन ईयर एगो कितनी थी मेरी, ये ऐसी थी। 100 मिलियन ईयर एगो ये वाली एरिया ऐसी थी।
उससे अगर 150 मिलियन ईयर एगो पे जाऊंगा तो यूरेशिया गोंडवाना ये वाला शेप था, और अगर मैं 250 के आसपास, 225 के आसपास जाऊंगा तो ये ऐसा था। तो ये सीधा सा ये कह रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कह रही है कि जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट का मतलब एक दूसरे से धीरे 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 दूर जा रहे हैं। अब वो दूर क्यों जा रहे हैं, दिमाग में एक सवाल आता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा कि ये हमारी अगर अर्थ है और यहाँ से मेरा मैग्मा चल रहा है धीरे धीरे, मैग्मा ऐसे अर्थ के इंटीरियर से ऐसे ऐसे। अब ये अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा चलेगा तो मैग्मा फ्लो करेगा धीरे धीरे। तो मैग्मा क्या है कि मैग्मा के फ्लो की वजह से जो मेरी अर्थ है, अर्थ के जो कॉन्टिनेंट है वो भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो इसका एक कारण क्या है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का मैग्मा मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, मैग्मा मूवमेंट इनसाइड अर्थ। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट रीजन जो बताया जा रहा है वो क्या है कि मेरी अर्थ के नीचे जो मैग्मा मूवमेंट कर रहा है अर्थ के नीचे, वो अगर मेरे पास इस पे वीडियो चलता नहीं, एक बार वीडियो चला के दिखा देता। ये मैग्मा धीरे धीरे ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे करके डाइवर्स डायरेक्शन में। तो क्या है कि ये कॉन्टिनेंट भी स्लो स्लो मूव करेंगे। अब दिमाग में बात ये आती है, क्या दिमाग में बात आती है क्या यहाँ से ये मेरी कंडीशन हुई, फिर यहाँ से ये कंडीशन हुई, लास्ट में मेरा ये आज की जो करंट अर्थ की सरफेस है वो ये वाली हो गई, क्या ये भी चेंज हो जाएगी? तो ये लाखों साल बाद ये भी शेप चेंज हो सकती है, क्योंकि मैग्मा इज स्टिल मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से जो मेरी अर्थ की करंट सरफेस है फ्यूचर में जाके भी चेंज हो जाएगी। ये चीज़ मैंने यहाँ से समझी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही कहना चाह रही है कि किसी टाइम पे मेरी अर्थ की जो शेप थी वो ये पूरा अर्थ का एरिया है, तो जिसमें कहा कि जो एरिया ये पेंजिया लिखा है, पेंजिया, दैट इज पेंजिया, ये मेरी क्या है कि सिर्फ कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट एरिया। एनसीईआरटी क्या लिख रही, 29%, जो मेरा 29% है। और ये एरिया है, इसको इसने क्या बोला, पैंथालासा, एक मिनट यहां पे लिख दे रहा हूं, पैंथालसा बोला। तो सीधा सा समझ में आ रहा है, जब धीरे धीरे ये टूट के ऐसे बनी तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे टूटी, किसकी वजह से टूट रही है, मूवमेंट ऑफ द मैग्मा इनसाइड द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो ये जब टूटी तो ऊपर का पार्ट को हमने बोल दिया यूरेशिया और नीचे का पार्ट बोल दिया गोंडवाना, और ये मेरा पार्ट, ये वाला एरिया, इसको मैंने बोला, ये वाला जो अंदर जाके पानी भर गया इस एरिया को, इसको मैंने बोला थेतस सी, इसको मैंने क्या बोला, थेतस सी, ठीक है, इसको मैंने बोला थेतस सी। और जो वाला एरिया था इसको तो सेमी वो पैंथालासा। फिर क्या हुआ, स्टिल मैग्मा मूव कर रहा है। अब स्टिल मैग्मा मूव करेगा, ये वाली शेप थी। अब ये वाली शेप, जैसे आपको क्या दिख रहा होगा कि मेरा इंडिया देखो यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे मेरा इंडिया ये दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया ये दिख रहा है, और यहाँ पे इंडिया ये दिख रहा है। तो अब ये चीज़ समझ में मुझे आ रही है कि इंडिया भी मूव कर रहा है। इंडिया का मतलब जो मेरा भारत है वो भी मूव कर रहा है, कॉन्टिनेंट। ये पूरी शेप, जो फाइनल शेप मुझे यहाँ पे दिखती है। अब जब ये मेरी 150 मिलियन ईयर एगो, 150 मिलियन ईयर एगो पे बनी, तो ये ऐसी शेप बनी। और 225 अगर मिलियन एगो, 250 के आसपास जाऊं तो ऐसा था। 150 मिलियन ईयर के बाद मेरी ऐसी शेप आ गई। तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं मेरा ड्रिफ्ट कर रहे हैं अंदर के जो कॉन्टिनेंट हैं, जिसको मैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहता हूँ, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 100 मिलियन, ये आज से बात कर रहा हूँ, आज से 100 मिलियन की बात आती है, तो ये सेम वही हो जाता है कि ये हमारा कॉन्टिनेंट में टूट जाता है, जिसको मैंने बोला नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और ये जो मेरा थेतस सी वाला पार्ट है, इसको मैंने बोल दिया क्या, थेतस सी। और यही थेतस सी लास्ट में मेरा बन गया हिमालय,
थेसस सी की जगह, थेतस सी की जगह, ये याद रखना यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थेतस सी की जगह, सॉरी हिमालय की जगह किसी टाइम पे क्या था थेतस सी, उसकी जगह किसने ले ली, हिमालय ने ले ली। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मेरा हिमालय है, ये यहाँ पे अगर मेरा हिमालय है तो वो उस टाइम पे किसी टाइम पे कौन था, किसी टाइम पे थेतस सी था। तो ये कॉन्टिनेंट क्या है, धीरे 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 टू ऐसे ड्रिफ्ट करते गए और जो करंट सिचुएशन है, मेरी करंट सिचुएशन ऐसी आ गई। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में स्टडी की। अब उनके भी दिमाग में कुछ चला होगा, अल्फ्रेड वेगनर के दिमाग में क्या चला कि अल्फ्रेड वेगनर, देखो बुक क्या लिख रही है एनसीईआरटी की, अगर आप लाइन खोलो तो बुक क्या लिखती है, बुक ये लिख रही है कि ये जर्मन का मेट्रोलॉजिस्ट था। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अगर आप पढ़ोगे तो वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीधी सी बात है कि सबसे पहले अगर उन्होंने कहा कि ये अब्राहम ऑस्ट्रेलिस्ट और बहुत सारे 2 स्कॉलर के नाम दिए हैं, लेकिन मेन स्कॉलर किस में कि जो मेन थ्योरी दी थी वो अल्फ्रेड वेगनर ने दी। अल्फ्रेड वेगनर, यहाँ लिख दूं अल्फ्रेड वेगनर दी 1912 में इन्होंने स्टडी की। तो इनका क्या था, अल्फ्रेड वेगनर का क्या था कि अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। अब देखो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थ्योरी किसकी दे रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिनका कोई लेना देना नहीं किससे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। तो इनका ये था कि इन्होंने क्या कि ये एक तरीके से क्या, ये एंटार्क्टिका पे गए। अल्फ्रेड वेगनर, अगर मेरा अल्फ्रेड वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने क्या किया कि ये एंटार्क्टिका पे अपने कोई भी भूगोल से रिलेटेड, कोई भी मेट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें ढूंढने के लिए अंटार्कटिका पे गए। तो इन्होंने कहा अंटार्कटिका पे तो लाइफ कोई है नहीं, लेकिन इन्होंने पाया कुछ फॉसिल्स पाए गए हैं। तो इन्होंने जब फॉसिल्स पाए गए तो इनके दिमाग में आए फॉसिल आए कहाँ से, तो इनके दिमाग में आया ये फॉसिल कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अंटार्कटिका अपनी जगह पे था ही नहीं। आज का जो अंटार्कटिका है वो अपनी जगह पे था ही नहीं, वो धीरे धीरे करके क्या ड्रिफ्ट होके अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ से इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम हमने रखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में। किसने, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने जो थ्योरी दी वो अंटार्कटिका की स्टडी से दी कि जो ड्रिफ्ट कर रहा है हमारा कॉन्टिनेंट। तो इन पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने देखा कि अंटार्कटिका पे तो कोई लिविंग बींग्स रहता ही नहीं, यहाँ पे तो लाइफ सर्वाइवल ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि यहाँ पे अभी कुछ फॉसिल्स पाए गए, कुछ स्केलेटन बॉडी वगैरह पाई गई थी फॉसिल की। तो उन्होंने सीधा सा समझ में आया ये फॉसिल कहाँ से आए, तो उन्होंने दिमाग में ये आया कि इसका मतलब किसी टाइम पे अंटार्कटिका पे लाइफ होगी, और ये अंटार्कटिका यहाँ नहीं है, ड्रिफ्ट होके आ गया है कैसे भी कैसे करके। तो उन्होंने सीधा सा एक थ्योरी प्रपोज की, उस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर उन्होंने पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अपने हिसाब से कैसे, जैसे पेंजिया और लूरेसिया गोंडवाना में चेंज हो गई, ये सारी थ्योरी उन्होंने समझाई। उन्होंने समझाया कि पहले ये पेंजिया था और ये पेंथालसा था, और धीरे धीरे ये टूट के कैसा बना, ये लूरेसिया गोंडवाना में चेंज हो गया, और बीच में जिसको हमने पेंथालसा बोला, पेंथालासा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको थेतस सी बोल रहा हूँ, एक टाइम पे आके वो ऐसा आ गया। लेकिन धीरे धीरे जो आज की करंट शेप है किसकी, अर्थ की, कॉन्टिनेंट एक दूसरे दूर होते गए, तो वहाँ पे एक शेप बन गई, और जो आज का थेतस, उस टाइम का थेतस सी था, उसकी जगह हिमालय ने ले ली। तो यहाँ से अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये मेंस में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, वही लिख रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर 1912। ये सीधी है कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि अब उनसे पूछा कि आपने कह तो दी, वही लाइन कह रहे हैं वो कि जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हु पुट फोर्थ ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912 में दिया।
उनके अनुसार क्या है, उन्होंने कहा दिस वाज रिगार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ये ओशन और कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रही है। अकॉर्डिंग टू वेगनर ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म सिंगल कॉन्टिनेंट मास, उन्होंने कहा कि जो किसी टाइम पे सभी कॉन्टिनेंट एक सिंगल कॉन्टिनेंट मास में थे, जिसको हमने बोला पेंजिया। और फिर कह रहा है जो पानी वाला जो मेगा ओशन पार्ट है उसको बोला उन्होंने पैंथालसा। ये 250 ईयर मिलियन ईयर एगो या 250 मिलियन ईयर एगो पहले हो रहा है, यहाँ पे 200 ईयर लिख रहा है। फिर उन्होंने कहा धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेंजिया टूटता गया और एक थेथस सी बना, और वही कह रहा है कि नॉर्थन की तरफ ये लूरेसिया का पार्ट बना। नॉर्थन की तरफ जैसे ही जाएंगे तो लूरेसिया, और साउथन की तरफ जो बना गोंडवाना बना, और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे ये आज की जो एग्जिस्ट टुडे है, आज का जो मेरा कॉन्टिनेंट है, वहीं उसी शेप में ये आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा 250 मिलियन ईयर पहले जो पेंजिया और पैंथालसा था, पेंजिया पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, पैंथालसा इज द वाज द पार्ट ऑफ द मेगा ओशन, वो कैसे कैसे धीरे धीरे टूटा, किसकी वजह से टूटा, ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द मैग्मा, अर्थ का जो अंदर से मैग्मा का फोर्सेस लग रहा था उसकी वजह से टूटा। और वो टूट के धीरे धीरे किस में चेंज हो गया, नॉर्थन पार्ट। हमने बोला कि नॉर्थन पार्ट अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं अगर ये एक मिनट, अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है मुझे कि अगर ये धीरे धीरे किसी टाइम पे, अगर मैं अपने शब्दों में बात करूं, अगर ये किसी टाइम पे ऐसा एक लैंड का पार्ट था जिसको कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसको, मैंने बोला पेंजिया, ये लैंड का पूरा पार्ट है पेंजिया। पेंजिया, और इसको जो बोल रहे हैं, ये वाला जो ओशन का पार्ट था, ओशन का ये वाला पार्ट इसको बोला पैंथालसा, पैंथालासा या पैंथालसा। फिर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द, अंदर का जो मैग्मा का फोर्सेस लग रहा था उसकी वजह से ये चेंज हो गया किसमें, एक पार्ट मेरा हो गया किसमें, एक पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट था ये चेंज हो गया पेंजिया का किसमें, जिसको हमने बोला लूरेसिया, लूरेसिया, और नीचे वाले पार्ट को बोला गोंडवाना, गोंडवाना रीजन, लूरेसिया रीजन और गोंडवाना रीजन। और ये जो बीच में जो एरिया क्रिएट हुआ इसको बोला थेथस सी, थेथस सी। इतना एक चीज हमें समझ लेनी है। तो ये कैसे हो रहा है, ये ड्यू टू द, ये जो प्रोसेस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ मैग्मा। एक चीज समझ में आ रही है, और यही सीधा वेगनर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी टाइम पे मेरा कॉन्टिनेंट का शेप ऐसा था, वो धीरे धीरे इस शेप में आ गया, और धीरे धीरे जो मैं बार बार मैप दिखा रहा हूँ, जो आज का मेरा जो अर्थ का शेप है, ये इसी शेप में आने में इसे करीब करीब 250 ईयर लग गए यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करने में, क्योंकि धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है इसका मतलब आज की जो अर्थ है, आज के जो कॉन्टिनेंट है, फ्यूचर में मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल लाखों साल, हजार, लाखों, करोड़ों साल बाद ये भी धीरे धीरे हमको देखेंगे, जो भी रहेगा, आने वाली जो भी जनरेशन रहेंगी वो भी देखेंगी, लाखों जो भी होगा, कि ये भी यहाँ से मूव कर जाएंगे फ्यूचर में। तो यही कॉन्टिनेंटल जगह लूरेशिया और जो पेंजिया और ये मेरा गोंडवाना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब आ जाते हैं, अब इनसे पूछा कि इसका प्रूफ क्या है आपके पास, हाउ कैन यू से
कि ये मूव कर रहा है और मूव नहीं कर रहा है, तो उनके पास सीधा सा था कि एविडेंस इसकी सपोर्ट में क्या है। एविडेंस इसकी सपोर्ट में पहला एविडेंस उन्होंने दिया कि इसकी सपोर्ट में कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसकी सपोर्ट में जो हमारे पास साक्ष्य है कि ये सही कैसे है थ्योरी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो जिगजैग फिट है, जिगसो फिट जिसे बोलते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी दिमाग चलाए, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सोचे और कह रहा है कि अगर ये देखो, अगर ये साउथ अमेरिका का पार्ट अगर मैं दोनों को ऐसे करके मिला दूं, किसी टाइम पे ये ऐसे होगा, ये धीरे धीरे दूर हो गया, तो जो इस प्रोसेस को वो कह रहे हैं उसको बोल रहे जिगजैग फिट। और यही वहां पे दिखा रहा है कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये अगर इसमें एकदम से देखा जाए तो एकदम से अगर मैं मिलाने की कोशिश करूं तो वो मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला जिगजैग फिट। वही अगर ये देखो साउथ अमेरिका को अफ्रीका से मिलाने की कोशिश करूं, अगर ये वाला एरिया भी यहाँ पे भी मिलाने की करूं और ये वाला एरिया भी यहाँ पे मिलाने की कोशिश करूं, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि अगर मैं आज के कॉन्टिनेंट की जो भी पिक्चर देखता हूँ, समझता हूँ, तो वहाँ से सीधा सा मुझे प्रैक्टिकली या देखने में ये मिलता है, ये सीधा सा जिगसो फिट है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट यहाँ जैसे अगर ऐसे अगर किसी टाइम पे ये पोजीशन थी, तो ड्यू टू द कॉन्टी ड्रिफ्ट की वजह से ये दूर चले गए। तो अगर मैं इनको फिट करने की कोशिश करूं तो यहाँ से जिगसॉ फिट वाला मुझे सीधा सा दिखाई देता है। सीधा सा कैसे, अगर आप यहाँ पे फिट करोगे ये वाली चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली चीज़ करोगे फिट हो जाएगी। तो यहाँ से सीधा सा उन्होंने कहा कि ये पहला एविडेंस तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट, सीधी सी बात है ये वाला। तो ये आपको भी लग रहा होगा कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली एकदम सही लग रही हैं, कि अगर देखने पे भी ऐसा लग रहा है कि जो अल्फ्रेड वेगनर कह रहा है 1912 में जो भी चीज़ कही गई हैं, तो वो चीज़ें किसी हद तक सही हैं। पहला उन्होंने ये दिया कि जिगसो फिट आज मैं देख रहा हूँ उसका जिगसो फिट हो रहा है। फिर उन्होंने कहा था मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल, वही कहा है कि अफ्रीका की शोर लाइन, साउथ अमेरिका की शोर लाइन को अगर मैं आपस में मिलाने की कोशिश करूं तो फिट हो जाते। इट मे बी नोटेड दैट मैप प्रोड्यूस्ड इन द कंप्यूटर और प्रोग्राम। उन्होंने सीधा सा कहा कि अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम से इस मैप को जोड़ने की कोशिश करूं तो वो मेरा ओरिजिनल पेंजिया का शेप है वही आ जाएगा। तो किसी टाइम पे यहाँ से मुझे पता चलता है अर्थ की शेप कैसी थी, ऐसी ही थी। तो वही सीधी लिख रहा है कि अटलांटिक मार्जिन वाज प्रेजेंटेड बाय बिलीवर्ड इट प्रोवाइड टू बी द परफेक्ट, द मैच वाज ट्राई टू 1000 फैथम। अब यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन। उनसे जब दूसरा उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि जो हमारी रॉक्स हैं वो सेम एज की है, सेम टाइम की। उन्होंने रॉक की स्टडी की तो वहाँ पे वही कह रहा है कि जो हमारी रॉक हैं वो कह रहा है कि रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्टिनेंट अक्रॉस द वास्ट द बेल्ट ऑफ ओशियन मिलियन ब्राज़ील कोस्ट मैच विद द फॉसिल वेस्ट ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट। तो वो सीधी कह रहे हैं कि अगर ऐसे देखो कि अगर किसी टाइम पे ये वाली, ये जो मैं कह रहा हूं, अगर ये है ये रॉक, अगर मैं सीधी सी कह रहा हूं कि अगर ये किसी टाइम पे एक रॉक मेरी पूरी ये थी ये वाली, और ये पूरी रॉक बनी हुई होगी किसी टाइम पे, यहाँ पे भी सेम है। अगर मैं इसको कट कर दूं बीच से, इस रॉक को अगर मैं इसको कट कर दूं और इस रॉक को क्या है बहुत दूर 200-300 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दूं, तो रॉक का नेचर नहीं बदलेगा, रॉक का जो पार्टिकल्स हैं वो सेम रहेंगे। तो उन्होंने वही कहा, उन्होंने ये कहा कि जो हमने स्टडी की किसकी, ब्राज़ील की कोस्ट पर रॉक पाई जाती है और जो अफ्रीकन कोस्ट पर रॉक पाई जाती है उसमें जो मैरीन डिपॉजिट है वो सेम है। इसलिए क्या है, जैसे मैप में अगर देखें, इसी मैप से पूरी थ्योरी समझ में आएगी। उन्होंने ये कहा कि जो भी फॉसिल इस जगह पे पाए जाते हैं
और इस जगह पे ये ब्राज़ील वाला एरिया है, यहाँ पे पाए जाते हैं। सीधी बात है कि रॉक का नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर कोई पहाड़ है, अगर इतना बड़ा, अगर मैं इस पहाड़ को, रॉक है सीधी सी बात, अगर मैं इस रॉक को अगर बीच से काट के दो जगह रख दूं तो हो सकता है कि रॉक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन रॉक के जो प्रॉपर एलिमेंट है, रॉक की जो फीचर है वो तो अलग नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जो रॉक मुझे यहाँ दिख रही है, यहाँ साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका में, वो सेम है। फिर उन्होंने यहाँ से दिया कि जो मेरी यहाँ पे भी गोल्ड पाया जाता है और ब्राज़ील में भी अगर गोल्ड पाया जाए, अब उन्होंने एक चीज पाई कि जो ब्राज़ील में जो गोल्ड है, वहां जिस रॉक से गोल्ड मिल रहा है वो रियल में रॉक, गोल्ड की रॉक है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो अफ्रीका की रॉक है उसी से टूटी हुई मेरी ब्राज़ील की रॉक है। तो वहां से सीधा समझ में आ गया कि जो नेचर ऑफ द रॉक ऑफ द अफ्रीका और ब्राज़ील सेम है। तो इससे ये भी एक मेरी एक्सपेरिमेंट, ये भी मुझे एक एविडेंस मिल गया कि ये दोनों रॉक किसी टाइम पे सेम रही होंगी, उसकी वजह से उनका नेचर सेम है। तो ये दूसरा उन्होंने एविडेंस दिया कि ड्यू टू द रॉक का नेचर की वजह से भी ये चीज़ समझ में आ रही है। फिर आ रहा है टिलेट। टिलेट क्या होते हैं? अल्फ्रेड वेगनार कह रहे हैं टिलेट। देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ पहले टिलेट से समझो। टिलेट, ये पूछा टिलेट, टिलेट, टिलेट पीस यूपीएससी में पूछा जाएगा। ऐसे समझो कि अगर ये रिवर है, ये रिवर, थोड़ी देर के लिए समझो, अगर ये रिवर है और रिवर ये कोई इरोजन करके धीरे धीरे क्या है ना, अपना जो इरोजन करके यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। ये रिवर यहाँ पे इरोजन करके ऊपर से नीचे तक ये रॉक काट के, सीधी सी बात, ये रॉक है, इसको काट के यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये रॉक का और ये सिल्ट का नेचर सेम होगा। आल्दो वो बहुत दूर है, 50 किलोमीटर मान लीजिए, कि अगर ये रिवर है, रिवर का वाटर की वजह से ये क्या है ना, रिवर का जो फ्लो है वो नीचे नीचे क्या है कि वो सिल्ट को काट के लाता है, रॉक को काट के लाता है, और यहाँ पे उसके पीवल वगैरह, मान लीजिए पीवल हो गए या सिल्ट हो गई, डिपॉजिट कर देता है। सिल्ट आर फाइन पार्टिकल्स ऑफ द रॉक, फाइन पार्टिकल्स है। अगर मैं इस पीवल को स्टडी करूं या इस रॉक को देखूं तो नेचर दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि ये कहीं ना कहीं इसी रॉक का पार्ट है टिलेस, ये रिवर की पार्ट है। अगर मैं प्री कैमेरियन पीरियड में जाऊं, जिस टाइम पे ये अर्थ का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा था, प्री कैमेरियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड में अगर जाऊं मैं, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही, आज जो रिवर्स है उस टाइम पे रिवर नहीं थी, उस टाइम पे क्या था, ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर। तो यहां से जो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है वो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे यहाँ आ रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा। तो ग्लेशियर की वजह से जो रॉक का नेचर है, यहाँ वाली रॉक का नेचर, यहाँ की रॉक का नेचर सेम सा होगा। तो वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी। टिलेस क्या है, सेडिमेंट्री रॉक के ग्लेशियर्स हैं, सेडिमेंट्री। यूपीएससी क्या स्टेटमेंट पास करती है, आग्नेय रॉक के ग्लेशियर है? नहीं, किसके, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब लेयर जिसमें होंगी। तो ये मैंने रिवर्स से समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये अगर मैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बात करूं तो उस टाइम पे तो रिवर वगैरह थी नहीं। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे थे। तो ग्लेशियर क्या है, धीरे धीरे टूट के नीचे आ रहा होगा, धीरे धीरे टूट के उसके साथ रॉक्स वगैरह भी आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो रॉक से टक्की हो गई उसको ही हमने बोला टिलेट। तो सीधा सा मतलब टिलेट्स क्या है, टिलेट आर द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ अ ग्लेशियर। यही सीधी सी एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है। टिलेट्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द
इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म आउट अ डिपोजिट ऑफ द ग्लेशियर। ये लाइन मुझे याद रखनी। व्हाट इज टिलेट्स, सीधा पूछ सकता है टिलेट्स क्या है। तो टिलेट्स है क्या है कि जो सेडिमेंट्री रॉक के ग्लेशियर है वो किसी टाइम से धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस में आके नीचे ठक्का हो गए। अब उसको मैप से समझने की कोशिश करो। व्हाट इज टिलेट्स, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ग्लेशियर्स है, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर क्या है कि धीरे धीरे क्या इंडिया में भी उस टाइम पर रिवर्स तो थी नहीं, तो यहाँ से क्या है कि अपर रीजन से नीचे की तरफ धीरे धीरे जो ग्लेशियर्स नीचे नीचे की तरफ आएंगे, तो उससे जो रॉक देखो, ये वाला रॉक्स, ये वाला रॉक्स, ये वाला रॉक्स, ये वाला रॉक्स, दीज आर द टिलेट्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्लेशियर। ये सारे टिलेट्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये टिलेट्स कैसे हैं कि धीरे टूट के बन रहे हैं, किसी भी रॉक से टूट के बन रहे हैं। किसकी रॉक? ग्लेशियर्स की रॉक से ये टूट के बन रहे हैं। वही है कि ये सारे सेडिमेंट्स जो हैं ग्लेशियर से बन रहे हैं, जिसको हमने बोला सेडिमेंट्री टाइप रॉक है। वही एनसीईआरटी लिख रही है कि ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर क्या है, वो सॉरी टिलेट्स हैं क्या है। टिलेट्स ग्लेशियर से बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो किसी टाइम पे बनी। तो यहाँ से आज से अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसी पोजीशन मिलती है रॉक की। तो यहाँ से एक और एविडेंस मिल जाता है कि किसी टाइम पे हमारे पास रिवर नहीं थी, हमारे पास क्या थी? रॉक्स। तो वो धीरे धीरे मूवमेंट किए। तो अगर ये यहाँ की रॉक फिसल के यहाँ पे भी दूसरे वहाँ पे आ सकती है, यहाँ की रॉक इधर जा सकती है, वो कॉन्टिनेंटल जैसे ड्रिफ्ट कर रहा है वैसे ही जाएगी। तो आज के जो टिलेट्स जो मुझे मिल रहे हैं उससे मुझे पता चलता है, अगर मैं ग्लेशियर की स्टडी करूं, कि वही टिलेट्स हैं जो धीरे धीरे ग्लेशियर से निकले हुए हैं। वही एनसीईआरटी लिख रही है, वही अल्फ्रेड वेगनार बात कर रहे हैं कि ये टिलेट्स क्या होते हैं। वही उन्होंने कहा क्या? इट इज दैट सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आफ्टर डिपोजिट ऑफ द ग्लेशियर। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, किसकी वजह से बनी है? ग्लेशियर की डिपोजिट की वजह से बनी है। कि ग्लेशियर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ खिसका होगा, उसकी वजह से एक टाइम पे आके वो रॉक में चेंज हो गया, उनको हमने बोल दिया टिलेट्स। तो ये वाली लाइन मुझे याद रखनी है। फिर कह रहा है तो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फ्रॉम इंडिया नोन हैव अ काउंटर पार्ट ऑफ 6 डिफरेंट लैंड मास ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना इंडिया, जैसे हर किसी को पता है कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना रीजन। तो वही सीधी सीधी बात है। वही काउंटर पार्ट इसका क्या क्या है? अफ्रीकन में फाकलैंड आइसलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो हमने मैप में देखे कि जो सारे हैं ओवरऑल रिजम्बल ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट क्लियरली डेमोस्ट्रेट दैट दीज लैंडमास रिमार्क सिमिलर हिस्टोरिक ग्लेशियर टिलेज से बने हैं। सीधे से जो हमारे गोंडवाना रीजन में कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट मिलते हैं, वहाँ से हमें स्टडी करके ये पता चलता है कि ये हमारे ग्लेशियर टाइप ऑफ रॉक्स हैं, जिनको हम बोलते हैं टिलेट्स। तो टिलेट्स का सीधा मतलब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक दैट इज फॉर्म्ड बाई आउट ऑफ द डिपोजिट ऑफ ग्लेशियर। किससे? आउट ग्लेशियर से बने हैं। तो उनका एक एग्जाम्पल भी होता है गोंडवाना रीजन में पाए जाते हैं। उसी का यही एनसीईआरटी सीधा सा लिखने की कह रही है कि ये टिलेट्स होते हैं। अब आता है कि पहला उन्होंने क्या दिया। देखो, अगर पहला उन्होंने दिया जिगजैग फिट, जिगसॉ फिट। दूसरा उन्होंने क्या दिया? रॉक, रॉक का नेचर सेम है। तीसरा उन्होंने क्या दिया? टिलेट्स। अब चौथा एविडेंस क्या दे रहे? प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट का सीधा सा मतलब है कि जो कोई भी रिवर्स, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे गोल्ड्स ऑफ घाना कोस्ट एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रॉम द गोल्ड विन ऑफ ब्राजील कोस्ट। जैसे अगर ऐसे मैं कहूं कि ये रिवर ऐसे ऐसे आ रही है या ऐसे, ये तो ये रिवर क्या है? वाटर यहां से ला रही होगी कुछ रॉक के सेडिमेंट, जिसमें कुछ गोल्ड आ रहा होगा, यहाँ पे आके डिपॉजिट कर दिया। सीधी सी बात कि ये अगर रिवर यहाँ से नीचे आ रही, समझाने को कह रहा हूं, तो ये जो रॉक है वो गोल्ड की रॉक है, गोल्ड रॉक। और यहाँ से वो क्या है? इरोजन कर करके यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है क्या? गोल्ड।
अब कुछ दिन बाद, बहुत दिन बाद इसका कट ऐसे हो जाए, ये बहुत दूर 200-300 किलोमीटर दूर चले जाए, तो मुझे पता चला कि इस टाइम पे कोई भी, इस जगह पे कोई भी ऐसी रॉक्स नहीं है जिसका नेचर गोल्ड फॉर्मेशन का हो। फिर मैंने लगाया कि ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आए हुए हैं। उसको मैंने बोला प्लेसर डिपॉजिट। इस जगह जो डिपॉजिट हुआ उसको मैंने बोला प्लेसर डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड। क्यों कि जो ऊपर से मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि ये जो घाना का रीजन है और ब्राजील का रीजन है, उनमें उन्होंने बताया कि घाना की रॉक में तो माना अफ्रीका में कि गोल्ड के डिपॉजिट हैं, गोल्ड की रॉक है, लेकिन ब्राजील में ऐसी कोई रॉक नहीं है। लेकिन डिस्पाइट दीज ब्राजील में हमें गोल्ड पाया जाता है, गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं। जब इन दोनों को स्टडी किया गया तो पाया कि ये दोनों जगह एकदम किसी टाइम पे जिगजैग फिट थी। और वहाँ पे क्या थी, किसकी रॉक थी, वहाँ पे रॉक किसकी थी, गोल्ड की रॉक थी। तो गोल्ड की रॉक ड्यू टू द इरोजन, धीरे धीरे इरोजन यहाँ पे जो डिपॉजिट हो गया बीच से वो टूट गई, उसी को मैंने बोला प्लेसर डिपॉजिट। धीरे धीरे तो वही लाइन एनसीईआरटी लिखने की कोशिश कर रही है कि प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं, वही लिख रही है। द अकरेंस ऑफ द रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड द एब्सोल्यूटली एब्सेंस ऑफ रॉक रीजन ऑफ द amazing fact the gold bearing veins of the Brazil and it is obvious the gold deposit of the Ghana are derived from the Brazil plateaus। जो ब्राज़ील का, सॉरी मैंने वहाँ पर उल्टा बता दिया, उसके लिए ब्राज़ील का प्लेटू है वो, उसमें जो गोल्ड के डिपॉजिट थे वो धीरे धीरे प्लेसर डिपॉजिट यहाँ पे हो गए, हमारे कहाँ पे हो गए, घाना रीजन में हो गए। तो यहाँ से सीधा सा मुझे पता चलता है कि दोनों कॉन्टिनेंट किसी दिन साइड वाइज थे। जैसे ये ब्राजील, यहाँ घाना मान लीजिए, तो ये ब्राजील में क्या है कि अगर ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ब्राजील में मेरे प्रेस रॉक किसकी पाई जाती है, रॉक गोल्ड की, गोल्ड रॉक, लेकिन घाना में नहीं पाई जाती है। तो घाना में पाया कि घाना में तो ऐसी कोई रॉक नहीं है जिसका नेचर गोल्ड से रिलेटेड हो, गोल्ड का हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी गोल्ड के प्लेसर पाए जाते हैं, गोल्ड प्लेसर। तो बताया कि ये किसी टाइम पे ये कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे से मिले थे। तो बाद में जब वो रॉक टूट के या सीधे के टूट के ये दोनों कॉन्टिनेंट टूटे तो कुछ पार्ट प्लेसर डिपॉजिट का इधर भी आ गया और मेन रॉक मेरी साउथ अफ्रीका ब्राज़ील की तरफ रह गई। यही कह रहा है एनसीईआरटी प्लेसर डिपॉजिट के बारे में, यही प्लेसर डिपॉजिट के बारे में। ब्राज़ील का जो प्लेटू था उससे सीधा सा टूट गया, यही बात यहाँ पे पूरी सी बताई गई है। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल। अब एक और अब मेरा आ गया तो प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट यहाँ से एक चार। अब कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन कि जो फॉसिल्स पाए जाते हैं वो भी देखा है कि कुछ फॉसिल कॉन्टिनेंट में सेम पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कुछ आइडेंटिकल स्पीसीज प्लांट एनिमल जो एक जगह फ्रेश वाटर आर फाउंड आइदर साइड ऑफ द मेरीन बेड भी है। इस प्रॉब्लम अराइजिंग द काउंटिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन देता मेडागास्कर हो गया, अफ्रीका हो गया, इनमें लैंड मास हो गया, लिमेरी, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ से सीधे पढ़ोगे तो यहाँ से एक चीज़ समझो, मैप से समझा रहा हूँ, ये वाला, ये देखो, ये जो दिख रहा है एरिया आपको, कि अगर मैं बात करूं कि जो आज में जो लिट्रोसोरस है तो ये मेरा इस एरिया से, जैसे अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका, इस रीजन में पाया जाता है, इस रीजन में। तो जो फॉसिल्स इसके पाए गए इस रीजन में भी मिले, इस रीजन में भी मिले, इस रीजन में भी मिले। तो इसका मतलब यह है कि ये किसी टाइम पे थे, जुड़े हुए होंगे, अफ्रीका, इंडिया, ये अंटार्कटिका, ये सारा। और अगर मैं बात करूं और कोई स्पीसीज ले लूं, जैसे ये साइनोनेथस देखूं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका के रीजन में पाया जाता है। तो इसके फॉसिल मुझे कहाँ मिले, इस एरिया में,
इसके फॉसिल मुझे कहाँ मिले, इस एरिया में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो सीधी सी बात है किसी टाइम पे ये भी जुड़े होंगे कि इसके फॉसिल अगर मिल रहे। ऐसे ही मेसोसोरस मैंने देखा कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ पार्ट में इसके फॉसिल्स मिले। और ऐसे ही अंटार्कटिका रीजन में अगर मैंने देखा जो ग्लिप्टोपिटेरस है जो भी, ये मेरा पाया गया ये पूरी बेल्ट में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका रीजन और मेरा अफ्रीका रीजन और मेरा ये साउथ अमेरिका रीजन। तो यहाँ से एक है फॉसिल एविडेंस भी बताते हैं कि फॉसिल एविडेंस ये बताते हैं किसी टाइम पे अर्थ ये मेरी एक ही कॉन्टिनेंट रही होगी और जो धीरे धीरे टूट के ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट बन गई, जिसमें हमने लिक्टोसोरस देखा। ये मेरा इंडिया और इस रीजन में, इंडिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका रीजन में पाया जाता है। अगर मैं ग्लोसोपिटेरस की बात करूँ, ये जो ग्लोसोपिटेरस प्लांट्स है ये मेरा इस एरिया में इसके फॉसिल सीधे पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए, अंटार्कटिका रीजन में भी पाए गए, अफ्रीका रीजन में भी पाए गए, कुछ पार्ट मेरा साउथ अमेरिका में भी पाए गए हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं साइनोनेथस जो भी स्पीसीज है, साउथ अमेरिका में इसकी स्पीसीज पाए गए और अफ्रीका में भी पाए गए। अगर मैं मेसोसोरस की बात करूं तो मेसोसोरस भी मेरा साउथ अमेरिका में भी पाया गया और अफ्रीका रीजन में भी पाया गया। तो यहाँ से सीधा सा है कि जो फॉसिल्स पाए गए हैं मेरे स्पीसीज के, प्लांट्स के, एनिमल के, वो एक जगह से दूसरी जगह के सेम है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाता है कि जो भी किसी टाइम पे एनिमल्स रहे होंगे तो ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े रहेंगे, उसकी वजह से एनिमल्स के फॉसिल सेम पाए जाते हैं। यही एनसीईआरटी कहने की कोशिश कर रही है। एनसीईआरटी क्या वही कह रही है, द ऑब्जर्वेशन दैट द लेमरश अकर इन इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका लीड टू सम कंसीडर्ड कंटीजियस लैंडमास। ये ल्यूमेरिया ये सारी अगर पढ़ोगे तो वही है। फिर ये अल्फ्रेड वेगनार से क्या, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। तो अल्फ्रेड वेगनार ने से जब पूछा कि भाई ठीक है आपने हमें क्या क्या एविडेंस दे दिए, हमें अल्फ्रेड वेगनार ने एविडेंस दिए क्या क्या, प्रूफ जिसे मैं बोलूँ प्रूफ पहला उन्होंने प्रूफ क्या दिया, पहला प्रूफ अल्फ्रेड वेगनार का क्या था, जिग जैग फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिग शो फिट ऑफ कॉन्टिनेंट पहला। कॉन्टिनेंट्स पहला दिया। दूसरा उन्होंने क्या दिया, दूसरा उन्होंने क्या दिया, दूसरा उनसे जब पूछा तो दूसरा उन्होंने क्या दिया, नेचर ऑफ द रॉक, नेचर ऑफ रॉक्स, नेचर ऑफ द रॉक सेम है, ये भी उन्होंने। तीसरा अगर एविडेंस उन्होंने दिया, तीसरा एविडेंस क्या दिया उन्होंने, क्या दिया, तीसरा एविडेंस द प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट की बात कर रहे हैं गोल्ड्स के रिगार्डिंग। चौथा एविडेंस उन्हें टिलेट्स, टिलेट्स, व्हाट इज टिलेट्स, तो मैं कह रहा हूं टिलेट्स हैं क्या है, एक मिनट रेडी ले रहे हैं, टिलेट्स, टिलेट्स क्या है, टिलेट्स क्या है, जो ग्लेशियर की सेडिमेंट्री रॉक, ग्लेशियर की क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। और एक और लास्ट में उन्होंने दिया, क्या दिया, फॉसिल्स, फॉसिल। उन्होंने कहा यार ये मेरे पास एविडेंस है, इससे मैं कह रहा हूं कि प्रूफ ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मेरे पास प्रूफ है क्या, कि पहला तो प्रूफ मैं कह रहा हूं जो जिग्सॉ फिट हो रहा है वो मुझे यहाँ से दिख रहा है। दूसरा उन्होंने कहा नेचर ऑफ द रॉक, जो मेरी
अफ्रीकन में या साउथ अमेरिका की रॉक्स हैं उनका नेचर भी सेम है। और फिर क्या, जो प्लेसर डिपॉजिट हैं जो घाना पे और ब्राज़ील की कोस्ट पे पाए गए गोल्ड के डिपॉजिट वो सेम है, लेकिन घाना पे कोई भी ऐसी रॉक नहीं जिसका नेचर हो किसका, गोल्ड का, ये भी पाया गया। फिर टिलेट्स, उन्होंने कहा टिलेट्स का मतलब जो सेडिमेंट्री ग्लेशियर से बनी हुई रॉक्स हैं वो भी जो आज पाई जाती है उससे ही पता चलता है कि ये किसी टाइम पे थी, वो धीरे धीरे टूट के दूर हो गई, तो हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक। और लास्ट में उन्होंने कहा जो फॉसिल्स पाए गए, स्पेशली जो हमने जितने भी स्पीसीज पढ़े कि उन स्पीसीज के फॉसिल्स जो भी पाए गए, अफ्रीका में पाए गए या साउथ अमेरिका में पाए गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया में पाए गए, कुछ इंडिया में पाए गए, तो उससे ये पता चलता है ये किसी टाइम पे कॉन्टिनेंट एक होंगे और वो जो भी एनिमल्स होंगे वो मूवमेंट करते होंगे वहाँ पे। तो यहाँ से ये थ्योरी का सीधा सा मुझे प्रूफ मिल जाता है, या दूसरे को एविडेंस ऑफ द थ्योरी, EVIDENCE, एविडेंस एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT अगर मैं लिख दूँ, कॉन्टिनेंटल ऑफ ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इनसे अल्फ्रेड वेगनार से एक चीज़ पूछी जाएगी कि अब ये बताओ कि ये जो मूवमेंट ड्रिफ्ट कर रही है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो वही NCERT कह रही है कि ये सीधे क्या कह रहे हैं, इनके दिमाग में क्या आया, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। उनसे जब पूछा कि ये फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, तो इन्होंने कहा कि पोल फ्लीइंग, पहले कहा, पहला फोर्स बताया पोल फ्लीइंग। पोल फ्लीइंग का मतलब भाग जाना, पोल एक दूसरे अर्थ क्या है, दूर भाग रही है अर्थ पोल से। और रोटेशन ऑफ द अर्थ किसकी वजह से, टाइडल फोर्स ऑफ द अर्थ, यू आर अवेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट, द्वारा बताता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबल ड्रिफ्टिंग, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट कॉज्ड बाय पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स का मतलब अगर ये अर्थ है तो अर्थ सीधी सी बात है अपने पोल से एकदम दूर भागने की कोशिश कर रही, जिससे वह कॉन्टिनेंट भी दूर जा रहे हैं, पहला। फिर कह रहे हैं टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स का क्या मतलब है, टाइडल फोर्स का मतलब ये है कि मेरी अर्थ पे, अगर मेरी ये अर्थ है, मेरी अर्थ पे मून का और सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, ये कॉन्टिनेंट दूर जा रहे हैं। तो अब इन्होंने क्वेश्चन किया इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे तो पूरी अर्थ ही टूट जाएगी धीरे धीरे। तो पोल फ्लीइंग का तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये थ्योरी एकदम से क्या हुआ, नल एंड वॉइड होगी। लेकिन सेकंड फोर्स उन्होंने अल्फ्रेड वेगनार जो टाइडल फोर्स बताया, पहला उन्होंने पोल फ्लीइंग फोर्स बताया, कह रहे हैं द पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यू आर अवेयर दैट द फैक्ट ऑफ द परफेक्ट इज इट हैज बल्ज ऑफ द इक्वेटर। वो सीधी कह रहे हैं कि पोल्स पे जो फीलिंग है उसकी वजह से क्या, अर्थ एकदम दूर भागने की कोशिश कर रही है, दूर जा रही है, तो वहाँ पे बल्ज हो गई है पोल पे, इक्वेटर पे जाके ऐसी होगी, उसकी वजह से टूट रहे हैं। इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने कहा टाइडल फोर्स किसकी वजह से, जो टाइड्स का फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एंड मून की ग्रेविटेशन की वजह से, अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन दैट डेवलप टाइड ऑन द ओशनिक वाटर। वेगनार बिलीव दैट दीज फोर्स बिकम द इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मिलियन ऑफ ईयर एगो। वो कह रहे हैं कि मिलियन ऑफ ईयर एगो पे जब ये फोर्स लगते रहेंगे तो ये इफेक्टिव हो जाएंगे, जो आज की टोटली जो अर्थ की आज स्फीयर है वो ऐसी हो जाएगी। लेकिन सीधा है कि ये जो हमारे जो ड्रिफ्ट कह रहे हैं फोर्स है ये इनएडुकेट है, तो सीधा सा मैं कह रहा हूँ ये चीज़ बिल्कुल नल एंड वॉइड समझ में आ रही है। फिर एक पोस्ट ड्रिफ्टिंग स्टडी की जाएगी, ये समझ में आया कैसे। पोस्ट ड्रिफ्टिंग स्टडी का मतलब कि अब ये और स्टडी की जाएंगी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे होगी। तो पहली यहाँ से कन्वेक्शनल थ्योरी हम कल पढ़ेंगे, आर्थर हॉलमॉस ने ओशन फ्लोर थी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से पढ़ेंगे, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। कौन सी फ्लोर इज रीडिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।